हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है क्लास वन में हमने क्या क्या पढ़ा है। क्लास वन में हमने समझा है लेटर और वर्ड के बारे में। काइंड्स ऑफ वर्ड हमने क्लास फर्स्ट में हमने समझे, यानी कि काइंड ऑफ वर्ड्स में हमने 8 पार्ट वर्ड के हमने समझ लिए हैं। आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए और पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए काम की बातें करते हैं। तो हमने बेटा लास्ट क्लास में सीखा था लेटर और वर्ड, लेटर और वर्ड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं हम फ्रेज। अगला हम क्या समझते हैं, फ्रेज के बारे में। तो बेटा हमने समझा लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज जो होती है वो क्या होता है, वो लेटर होता है। बेटा लेटर का जो मीनिंगफुल ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ड यानी कि शब्द कहते हैं। लेटर को हम 2 काइंड्स या 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जबकि वर्ड को हम 8 काइंड या 8 पार्ट में पढ़ते हैं। तो बेटा इसके बाद आता है फ्रेज। देखो ग्रुप ऑफ, ये क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। बेटा ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। तो यहाँ तक आप समझेंगे, यानी कि शब्दों का समूह तो होता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता। जैसे राम एंड श्याम, क्लियर है बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। राम एंड श्याम हो गया। जैसे मैंने लिखा एप्पल्स ऑफ कश्मीर। तो ये जो मैंने शब्द लिखे अभी, जो ये ग्रुप है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये एंड मैंने इसे लिख दिया है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो राम एंड श्याम, मैंने लिखा एप्पल्स ऑफ कश्मीर। तो ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्दों के समूह हो गए, लेकिन इनके कंप्लीट अर्थ नहीं निकलते हैं, कोई सेंस नहीं है जिससे कि हम समझ सकें। तो इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे हम फ्रेज। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आना चाहिए, इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। शब्द हम किसे कहेंगे, ये इसे हम शब्द कहेंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। ये हटा देता हूँ मैं आपसे, ये सारी चीज़ें आपके सामने इस बोर्ड से। तो यहाँ तक देखो मैंने आपको बताया फ्रेज, फ्रेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपका एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद हम समझते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज। इसके बाद हम समझते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज, काइंड्स ऑफ फ्रेज। अभी सभी बच्चे क्या करेंगे कि नोट करेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेज में। काइंड्स ऑफ फ्रेज में हमें समझने हैं 3 काइंड्स, 1, 2 और 3। 1 हमें लिखना है नाउन फ्रेज, सेकंड हमें लिखना है एडजेक्टिव फ्रेज, और थर्ड हमें लिखना है एडवर्ब फ्रेज। चलिए बेटा फटाफट से यहाँ तक आप नोट करेंगे सारी चीज़ों को और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो तब मैंने आपको बताया नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब देखो इन्हें समझने के लिए, ये होते क्या है, इन्हें समझने के लिए हमें पहले नाउन समझना पड़ेगा, इन्हें समझने के लिए पहले हमें एडजेक्टिव समझना पड़ेगा, पहले हमें एडवर्ब समझना पड़ेगा। हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ मैं, वैसे तो मैंने डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ओवरव्यू में बताता हूँ नाउन किसे कहते थे हम, नाउन किसे कहते थे, नाउन कहते थे किसी नेमिंग वर्ड को। तो बेटा जहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाए और किसी नाम को संबोधित करता हो यानी कि नाम की जगह पर यूज किया जाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे। उसके बाद बेटा एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज हम उसे कहेंगे जो फ्रेज, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो बेटा ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। कैसा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। बात समझ में आ रही सबको नहीं। तो बेटा मैंने कहा स्लो, ही रन्स स्लो एंड स्टडी, समझ रहे हो कि नहीं, ही रन्स स्लोली एंड स्टेडली। तो बेटा ये मैंने आपको बताया एडवर्ब फ्रेज, यानी कि रन के बारे में बता रहा है कि कैसे दौड़ता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं। और अगर यहाँ से भी आपको डिटेल में नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप निश्चिंत रहें, इनको हम क्या करेंगे, इन्हें हम थोड़ा सा आगे जा करके जब हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे। आप निश्चिंत रहें, इनको आप छोड़ते हुए चलें अगर अब भी समझ में नहीं आते हैं तो मैंने यहाँ तक आपको करवाया है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, फटाफट से आप जो भी चीज़ें लिखाता जाऊँ, करवाता जाऊँ, उनका आप क्या करोगे, साथ साथ नोट करते चलोगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
ज़्यादा हम बेकार की बातें नहीं करेंगे। देखो इस कोर्स में मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको इधर उधर की बातें न करके सिर्फ कंटेंट की बातें की जाए। नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं, कुछ नहीं, कोई भी ऐसी टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं ऐसे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करूँगा जो मुद्दा हमारे 5-7 मिनट खा जाए बेकार की चीज़ें, क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, क्योंकि प्रीमियम बैच और इसका एक एक मिनट कीमती है। क्लियर है ना? चलो अच्छे से ध्यान देंगे और समझेंगे बेटा सभी। तो मैंने शुरुआत करी है, आपसे बताया मैंने अभी फ्रेज के बारे में, और फ्रेज के आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला स्टेप होता है हमारा सेंटेंस। क्या होगा बेटा? सेंटेंस। साथ साथ में बोलते जाएं। देखो बोलने से क्या होगा? बोलने से बोलना आता है। किसी राइटर ने अपनी बुक में लिखा है स्पीक मेक्स स्पीक, यानी कि बोलने से बोलना आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंस के बारे में समझते हैं बेटा। सेंटेंस की डेफिनेशन फ्रेज की डेफिनेशन के लगभग सेम है, उसमें से सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन हमें करना होता है। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? सेंटेंस भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? सेंटेंस जो है इसमें क्या होगा? इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन उसका मीनिंग भी होगा साथ साथ, एक कंप्लीट मीनिंग होगा। मीनिंग तो खैर फ्रेज का भी होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग होगा। और फ्रेज में क्या होगा? फ्रेज में मीनिंग तो होगा लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। तो बेटा यहाँ इसकी डेफिनेशन हमें क्या लिखनी है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। सही बच्चे ये डेफिनेशन नोट करेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वर्ड होता है। ये क्या होता है? ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड होता है। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही क्रम होता है। अगर सही क्रम जिसका एक सही अर्थ निकल पाए। आप ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे बेटा, तो सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बोल दो, यानी समझाने के लिए कह दो। जैसे मैंने कहा मुझे गर्म करके चाय पिलाओ, मैंने आपसे कहा मुझे गर्म करके चाय पिलाओ, समझ रहे हो नहीं? तो मुझे गर्म करके चाय कैसे पिला सकते हो? चाय गर्म करके मुझे पिलाओ, सेंटेंस सही होगा। तो बात समझ रहे हो बेटा? सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स भी यहाँ पर प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, जो हम इन फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट क्लासेस में समझने वाले हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो बेटा यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स दे बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, तो बेटा उन स्टूडेंट के लिए मैं क्या करता हूँ बताऊंगा। वे क्या करेंगे कि इन चीज़ों को हिंदी में चाहे तो लिख लें, चाहे तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करें। मैंने बताया ग्रुप, तो ग्रुप सभी जानते हैं। समूह होता है शब्दों का समूह, उसके साथ में क्या? उसका कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया? सेंटेंस हो गया, यानी कि अनदर वर्ड्स में सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है। क्लियर है ना? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा इसके बाद में हमें क्या सीखना है? इसके बाद हमें सीखना है इसके काइंड्स। क्या समझना है? काइंड्स यानी कि प्रकार। तो प्रकार में हम समझते हैं पहला प्रकार। तो बेटा सबसे पहले आप समझिएगा, मैं आपको सारे वर्ड सारे सेंटेंसेस में आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। सही बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, इनका इतना ज़्यादा यूज है आगे की क्लासेस में। अगर आपको आज की क्लास समझ में आती है, समझ लो आपका जो बेसिक्स है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। बेटा मैंने कहा काइंड्स, काइंड्स में सभी बच्चे ध्यान देकर समझें। पहला होता है असर्टिव। ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। असर्टिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक। देखो इनके अर्थ में ही, इनके हिंदी अर्थ में ही इनका कंप्लीट मीनिंग छुपा हुआ है। तो देखो इसका मैंने आपको हिंदी बताया स्वीकारात्मक। स्वीकार बेटा आप दो तरीके से करते हो, एक तो हाँ में करते हो और एक ना में करते हो। मैं आपसे अभी पूछता हूँ क्या आपने कोर्स परचेज कर लिया है, तो आप कहोगे हाँ। लेकिन तब मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ बेटा आपने कोर्स परचेज कर लिया है, वो भी स्वीकार ही करेगा, सर भाई नहीं किया है, अब बाद में कर लूँगा। तो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो स्वीकारात्मक क्या हो गया? जिसमें हम कुछ एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट क्या करते हैं? या तो हम हाँ में एक्सेप्ट करते हैं या ना में। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव वाले पार्ट का हिंदी में होता है सकारात्मक और इसे बोलते हैं हम नकारात्मक। सही बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। ये होता है सकारात्मक और ये होता है नकारात्मक। इसे हम बेटा पॉजिटिव भी कह सकते हैं।
इसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं या कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, इसे शॉर्ट में आप देखा होगा आपने इस तरह से लिखा हुआ, और बेटा इसे शॉर्ट में लिखते हैं हम कुछ इस तरह से नेगेटिव। सही बच्चे, ये सारी चीज़ें भी साथ में सीखते जाएंगे क्योंकि इन फ्यूचर आप सभी के ये काम आने वाली हैं। बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ते हुए चलेंगे इस बैच में हम, ठीक है ना। चलो, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। स्वीकारात्मक पॉजिटिव और ये हो गया नकारात्मक नेगेटिव। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छे। तो बेटा अब इसमें हमें सीखना क्या है, देखो जो पॉजिटिव मैंने कहा सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स होता है, तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड इसमें हमें समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। तो बेटा सीक्वेंस ऑफ वर्ड समझते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ वर्ड मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स क्या होगा कि शब्दों जो उसमें सेंटेंस में जो पूरे वाक्य में जो शब्द दिए गए होंगे उनमें उन शब्दों को क्रम में कैसे लिखना है, किस क्रम में लिखेंगे तो पॉजिटिव होगा, किस क्रम में लिखेंगे तो नेगेटिव होगा। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लिखा होता है, वर्ब लिखा होता है। समझ रहे हो नहीं। और उसके बाद क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्ट लिखा होता है। सही बच्चे ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, वेरी गुड। यहाँ पर वर्ब जो है ये दो पार्ट में हो सकता है। अगर दो पार्ट में होता है तो पहले होता है हेल्पिंग वर्ब और फिर होता है मेन वर्ब। सही बच्चे, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, नोट भी करेंगे साथ साथ। एक होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। बहुत अच्छे। इसके बाद बेटा अगर हम नेगेटिव का सीक्वेंस समझते हैं, अगर मैं नेगेटिव का तो मैं सीक्वेंस समझाता हूँ, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ बच्चे जिन्हें ये समझ में नहीं आता कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप परेशान ना हो, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बता के चलूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये सोच लूँ कि ये तो आपको आता होगा। अगर मैं ऐसा ही सोचता जाऊँ, मैं बार बार क्लासों में कहता हूँ, अगर मैं ऐसा सोचता जाऊँगा तो फिर तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोड़ जाऊँगा जो शायद आपको नहीं आती होंगी, सभी को नहीं आती होंगी। तो बेटा ध्यान देंगे। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो होता है ये होता है डूअर। डू माने करना और डूअर माने ये होता है करने वाला, करने वाला। बेटा क्या करने वाला, तो बेटा ये होता है, जैसे मैंने वर्ब तो ये लिखा कार्य या क्रिया। इस क्रिया को जो करता है, इस एक्शन को, क्रिया इसी को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, एक्शन। इस एक्शन को जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, डूअर कहते हैं। सही बच्चों को समझ में आया। आई होप अगर आपको यहाँ दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा सा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ कि यहाँ हम लिखते हैं एक्शन और ये हो गया आपका क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया, पर आपको ध्यान से समझना है, ये काम होता है जो काम किया जा रहा होता है, ठीक है ना। ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि किस चीज़ के लिए परफॉर्म किया गया है, इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा ऑब्जेक्ट को आपको। ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा उसे दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सभी बच्चे ध्यान से समझें। एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नीड होगी, इसे हम आगे समझेंगे अगली क्लासेस में। सारी चीज़ें साथ साथ क्यों नहीं बताते चल रहा हूँ, इसका एक कारण है कि अभी साथ साथ में बताऊंगा तो चीज़ें क्या हैं, कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो आपको मैं वही थोड़ा मटेरियल समझाता चलूँगा जिससे कि आप कन्फ्यूज्ड ना हो। चलिए बेटा, इसके बाद आप समझ गए सब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, इसमें बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को आपको यहाँ समझना होगा। ये होता है बेटा एक टाइम वर्ड। क्या होगा, ये एक टाइम वर्ड होता है। टाइम वर्ड यानी कि ये सर जैसे मैंने लिखा इज तो प्रेजेंट, मैंने लिखा बेटा वॉज तो पास्ट, और मैंने लिखा बेटा विल तो फ्यूचर। तो बेटा इन शब्दों के बदलने पर क्या बदलता है, बदल जाएगा, टाइम बदल जाता है। यानी कि इट रिप्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब रिप्रेजेंट्स व्हाट,
टाइम ऑफ द सेंटेंस, किसी सेंटेंस का जो टेंस बताता है, किसी सेंटेंस का जो टेंस, किसी वाक्य का जो समय बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए यहाँ तक बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी, फटाफट से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआती क्लासें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट हो तो आप चैट में डायरेक्ट मेरे फ़ोन नंबर पे, आप चैट में या डायरेक्ट मेरे फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मुझे क्या कर सकते हो, इससे कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। तो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको कोई कसर नहीं छोड़ूंगा कि आपको कोई भी डाउट रह जाए, सारे डाउट्स में क्लियर करते हुए चलूँगा आप सभी के। इसके बाद बेटा हम समझते हैं, अभी हमने समझा असर्टिव, इसके बाद असर्टिव के बाद हम समझते हैं इंटेरोगेटिव। क्या समझते हैं? सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जरा हम समझते हैं बेटा। इंटेरोगेटिव क्या होता है? ये होता है प्रश्नवाचक। चलिए बेटा प्रश्नवाचक, देखो प्रश्नवाचक मैं आपको हिंदी में लिख के बता रहा हूँ। वैसे इंटेरोगेशन से हमें क्या समझना है, ये बेटा क्या काम करते हैं, ये कुछ इस तरह के होते हैं। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने सेंटेंस में, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो किससे पूछा, जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव कहते हैं। सही बच्चे यहाँ तक समझें? तो बेटा ये भी टू टाइप के होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि इनके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेटा क्लोज एंडेड, एक होता है बेटा क्या, क्लोज एंडेड, और एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो बेटा क्लोज एंडेड क्या होते हैं? देखो ये ऐसे इंटेरोगेटिव होते हैं जिनके आंसर, जिनके विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो, इनके आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन बेटा जो ओपन एंडेड होते हैं, इनके आंसर यस और नो में नहीं दिए जाते हैं। तो इनका जरा फॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जरा समझते हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बेटा हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखते हैं वर्ब, उसके बाद में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लिखते हैं हम क्वेश्चन मार्क। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, नोट कर लेंगे सारी चीज़ों को। जब बेटा ओपन एंडेड जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, इनमें क्वेश्चन वर्ड होता है। उसके बाद बेटा हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यकीन रखिएगा आपको मैं इतने लेवल से, इतने अच्छे से करवाने वाला हूँ इंग्लिश, कि आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि हमने सर को जो फीस दी है वो हमारी बेकार गई या उतना हमें नहीं मिल पाया। आपको जो फीस दी है उससे कई गुना आपको मिलेगा। आप पूरा भरोसा रखें और समझते रहें, बस साथ साथ बस पढ़ते रहें, क्लासें रेगुलर लें। समझ रहे हो कि नहीं? अगर बेटा क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और अगर आप इम्प्रूव नहीं होंगे, जो लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है, तो बेटा जो लोग इम्प्रूव नहीं होंगे तो फिर मेरे को, यानी कि मुझे व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा फ़ायदा तभी है जब आप सब में इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है ना? तो इसीलिए मेहनत करके पढ़िएगा। बेटा इसमें हम एक मिस्टेक कर गए, इसमें हम क्या कर गए हैं, हमने इसमें इंटेरोगेशन मार्क नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना? चलो तो तब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो होता है, हमारा जो हिंदी अर्थ जो लगभग होता है वो होता है क्या से शुरू होते हैं, ये ऐसा समझ सकते हैं। क्या तुम नहा लिए हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो तुम कहोगे हाँ, या तुम कहोगे ना, या तो आप बोलोगे यस या फिर बोलोगे आप नो। या बेटा मैं आपसे कहूँ तुम कहाँ गए थे, तो मैंने क्या से शुरू तो नहीं किया, तो तुम कहाँ गए थे, तो इसका आप यस और नो में आंसर दोगे, नहीं दे पाओगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, फटाफट से आप नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली को। चलें सभी बच्चे समझें यहाँ तक, सबको यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना? यहाँ तक कोई क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हटाता हूँ मैं इंटेरोगेटिव वाला।
इसके बाद बेटा हम अगला पढ़ते हैं। हम काइंड सीख रहे थे। चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। मैंने कहा इम्पेरेटिव, तो इम्पेरेटिव में ज़रा हम समझेंगे ये क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें बेटा आपको इम्पोर्टेंट क्या समझना है, इनमें जो है ऑर्डर या रिक्वेस्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट दर्शाते हैं, आदेश या निवेदन दर्शाते हैं। तो सभी बच्चे समझेंगे बेटा इसका भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसका भी पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट और एक पार्ट नेगेटिव होता है। ज़रा समझते हैं। देखो इनका जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होगा, वो ऐसे होगा कि सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नहीं लिखा जाता है, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉमन होता है। कैसे? जैसे कि बेटा इनमें आदेश या रिक्वेस्ट की जाती है हमेशा सेकंड पर्सन से की जाती है, और सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन आता है, आप सभी जानते हो वो क्या होता है, यू। तो यू को बेटा हमेशा नहीं लिखा जाता। जैसे मैंने कहा गो, तो गो मीन्स आई वॉन्ट टू से यू गो। अगर बेटा मैंने आपसे कहा कम, तो आई मीन टू से कम, यानी कि यू कम। ठीक है ना। तो यहाँ हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। नेगेटिव में हमेशा डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सभी बच्चे यहाँ तक नोट करेंगे और समझेंगे। तो ये हो जाते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको आगे बहुत सारे समझाने वाला हूँ, फिलहाल जितना मैं आपको करवा रहा हूँ तो उतना आप यहाँ तक कंप्लीट करते रहेंगे। आप निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। तो हम यहाँ तक समझेंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट और डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फटाफट से आप नोट कर लें इन सारी चीज़ों को। क्लियर है बेटा? सभी ने यहाँ तक समझा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो बेटा यहाँ पे अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल फिर भी देता चलूँ। जैसे मैंने कहा गो फ्रॉम हियर, तो इसमें गो क्या हो गया, वर्ब। समझ रहे हो कि नहीं? फ्रॉम हियर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें हम आगे बात करने वाले हैं सारी चीज़ों पे। जैसे बेटा मैंने आपसे एक सेंटेंस और कहा, मैंने आपसे एक सेंटेंस और लिखा, डोंट डू दिस। तो तब मैंने कहा डोंट डू दिस में आपका डोंट हो गया, डू क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, दिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, दिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसा क्यों है कि फ्रॉम हियर ऑब्जेक्ट नहीं और दिस ऑब्जेक्ट है? ये आप आगे, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट की क्लास लूँगा उसमें समझाऊंगा, तो वहाँ समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको यहाँ तक नोट करना है और वेट करना है सारी चीज़ों का। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब भी आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या सिर्फ वर्ब लिखा देखो, ये बेटा हमेशा ऐसा भी हो सकता है सिर्फ वर्ब से भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं गो फ्रॉम हियर, अगर मैं फ्रॉम हियर को हटा दूँ तो बेटा ये क्या हो सकता है, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी कि ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से भी बन सकते हैं। यानी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पर बेटा ये डेफिनेशन फेल हो जाती है, विफल हो जाएगी, और यहाँ पर नई डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगी कि सेंटेंस जो है वो सिंगल वर्ड का भी हो सकता है। क्लियर है ना? जैसे मैंने कहा गो, तो बेटा ये भी एक अपने आप में सेंटेंस है। क्लियर? क्योंकि इससे बात कंप्लीट हो रही है, सेंस कंप्लीट हो रहा है। मैंने कहा जाओ, चले जाओ, जाइए, चले जाइए, तो ये सब किससे हो जाएगा, गो से होगा। तो उम्मीद करता हूँ इम्पेरेटिव आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। इसके बाद बेटा ध्यान देंगे और समझेंगे। इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद हमें समझना है फोर्थ वन, दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव।
इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है हमें नरेशन में और वॉइस में। तो बेटा ऑप्टेटिव को हम समझते हैं। ऑप्टेटिव क्या होता है बेटा, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, या तो हम किसी को दुआ देते हैं या फिर हम किसी को नेगेटिव में हम किसी को कर्स यानी कि श्राप देते हैं, ठीक है ना। या तो किसी को दुआ देंगे या फिर किसी को श्राप देंगे। बेटा जब दुआ देंगे तो पॉजिटिव और किसी को श्राप देंगे तो नेगेटिव, यानी कि ये क्या होता है, ये फीलिंग्स होती हैं व्यक्ति की, ये फीलिंग्स होती हैं, ये किसी से जो अपनी वो फीलिंग्स बताता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू माय डियर, तो ये क्या हो गया, जैसे मैंने कहा गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू, तो गॉड ब्लेस यू समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे मैंने कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं बेटा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कई तरीके से मैं कह सकता हूँ गो टू हेल, मैंने इसने आपसे कह दिया गो टू हेल, तो आप तो सोचोगे सर गो टू हेल तो इम्पेरेटिव हो गया क्योंकि वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन नहीं बेटा ये कर्स में आएगा। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद बेटा मैंने कहा गॉड ब्लेस यू और नीचे मैंने कहा मे गॉड हेल्प यू। तो बेटा इनका फॉर्मेशन जो है वो कुछ इस तरह से है। इनका फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। या तो आपको सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लिखा हुआ मिलेगा। देखो गॉड कैसा है, सिंगुलर है, समझ रहे हो कि नहीं। ब्लेस कैसा है, प्लूरल वर्ब है। कैसे सर, भाई इसका प्लूरल, ब्लेस का प्लूरल प्लूरल ही तो है, क्योंकि वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या जोड़ते हैं, एस या ई एस। अब मैं इसमें अगर ई एस जोड़ देता, गॉड ब्लेसेस यू नहीं होता, तो गॉड तुम्हारी सहायता करता है हो जाता। जबकि इम्पेरेटिव में क्या करते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं करते। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। तो बेटा ये भी इम्पेरेटिव हो गया। कभी कभी बेटा हमें समझना होता है कि मे लिख करके फिर सब्जेक्ट लिखता है, फिर वर्ब लिखता है, तो इस तरह के फॉर्मेशन में मोस्टली हमारे किस में जाते हैं, ऑप्टेटिव फॉर्मेट में जाते हैं। बाकी हमें चीज़ों को समझना होता है कि सेंटेंस ऑप्टेटिव है कि नहीं है, उसकी फीलिंग्स को, उसके फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद ही आप समझ पाओगे। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको ऑप्टेटिव के बारे में समझा दी हैं। बाकी इसके बारे में हम जब भी बात करेंगे वो कब करने वाले हैं, हम करेंगे अपने एक्टिव पैसिव वॉइस की जब हम बात कर रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। जब हम नरेशन की बात कर रहे होंगे वो बेसिकली तब बात करने वाले हैं। साथ ही साथ नोट करते चलें सभी चीज़ों को, जैसे आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है और मुझे नोट कर लेनी चाहिए। तो अगला देखते हैं हम, 5th वन हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मयाद बोधक। देखो हिंदी बड़ा अजीबोगरीब है भाई, इसका हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं होता। सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, हिंदी पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि हिंदी जो है वो कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आकर के हम एक अचानक से लिखते हैं कि सडन एक्सप्रेस्ड फीलिंग। जो सडन एक्सप्रेस्ड फीलिंग जो होती हैं वो क्या किस में आएंगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगी। तो बेटा इसके लिए हम एक निशान यूज़ करते हैं, जिसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके बाद ये निशान जरूर आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे क्या होते हैं, मैं कभी भी जब भी आप ऐसी घटना देखो जिस पर आप बहुत ज़्यादा विचार करके ना बोल पाओ, जैसे आपको पता चला कि सोनू सूद ने फांसी लगा ली, सोनू सूद सुसाइड, समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा इसमें क्या होगा, इसमें आपको अचानक से शौक लगेगा, आप कहोगे ओ माय गॉड। आप क्या कहोगे तुरंत से, ओ माय गॉड या फिर ओ माय गॉड। तो बेटा ये क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आपने कहा वाओ, व्हाट इज दिस। आपको पता चला कि आपने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है, तो आप क्या कहोगे वाओ। तो बेटा ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। चलिए और वहीं सर, अगर यही लॉटरी सर ने जीत ली है तो ओ माय गॉड, समझ रहे हो कि नहीं। कौन से वाला, नेगेटिव या पॉजिटिव। चलो आई होप पॉजिटिव वाला ही कहोगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा हमेशा आपको इसमें क्या याद रखना है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। हिंदी में विस्मयादिबोधक होता है,
इन्हें कुछ इस तरह से भी कहते हैं। एक तो तरीका हो गया आपके लिए ये, और एक तरीका और आज हम और सीखेंगे एक्सक्लेमेशन के लिए। क्या होगा बेटा, इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी कभी उनसे भी शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपने किसी लड़की को देखा और आपने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी समझ रहे हो, व्हाट अ हैंडसम गाय, व्हाट अ हैंडसम गाय, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेन। तो ये क्या है, ये भी एक एक्सक्लेमेशन है। आप पूछ नहीं रहे हो, आपने ये पूछा नहीं है, क्वेश्चन नहीं किया है कि कितनी सुंदर लड़की है बताओ मुझे, आप कहना चाहते हो भाई वाओ कितनी सुंदर लड़की है, मीन्स यू वांट टू से द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास में मैं बस यहीं तक ख़त्म करूँगा, यहीं तक समाप्त करूँगा। आफ्टर दिस वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।